नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड। वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह, कार्बोनिल समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह निम्न प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बोनाल ग्रुप के साथ में OH ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो है इसमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है जो कि दर्शाया गया है C+O। इसके साथ में OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। एक वैलेंसी जो फ्री है उस पर कार्बन अथवा अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप अथवा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। वर्गीकरण इनका यदि हम देखें तो कार्बोक्सिलिक यौगिकों को मोनो, डाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक समूह यदि उपस्थित होते हैं तो इसे डाई कार्बोक्सिलिक यौगिक कहा जाता है जैसे कि टर्थैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, थैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं जैसे कि सक्सिनिक एसिड। नामकरण यदि इनका देखें तो इनका नामकरण रूढ़ नाम पद्धति के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। IUPAC नोमेनक्लेचर जो कि लेटेस्ट वर्जन है, हम IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो यूज़ में लेते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड का मैथेनोइक एसिड IUPAC नेम होगा, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम मैथेनोइक एसिड होगा। इसी तरह ब्यूटेरिक एसिड का ब्यूटेनोइक एसिड, वैलेरिक एसिड का पेंटेनोइक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड एरोमेटिक रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बेंजोइक एसिड कहा जाता है। थैलिक एसिड यदि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बेंजीन रिंग पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसे थैलिक एसिड कहा जाता है। पैरा पोजीशन पर यदि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे टर्थैलिक एसिड कहा जाता है, जिसे बेंजीन 1,4 डाई ऑइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टिक एसिड, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड के रूप में हम इनका नामकरण कर सकते हैं। आगे आपको दिखाया गया है सक्सेनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोइक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड में हम देखते हैं कि इसके अंदर साइड चेन के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो भी साइड चेन में प्रेजेंट है। इस कारण से इसे पार्श्व श्रृंखला का व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है। 3-फेनिल 2 प्रोपिनोइक एसिड इसका नामकरण किया जाएगा। सैलिसिलिक एसिड, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पर। इसे सैलिसिलिक एसिड का नाम जो है वो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम के रूप में किया जाता है। 4 नाइट्रोफेनिल, 4 नाइट्रोफेनिल एथेनोइक एसिड। यहाँ पर भी साइड चेन के अंदर क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इस कारण से पार्श्व श्रृंखला की व्युत्पन्न के रूप में नामकरण किया गया है और 4 नाइट्रोफेनिल एथेनोइक एसिड के रूप में नामकरण किया जाता है। कार्बोक्सिलिक यौगिकों को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये अभिक्रियाओं के दौरान अथवा अम्लीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में संरचना व बंधन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोनिल समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। कार्बोनिल कार्बन से जुड़ी ऑक्सीजन भी sp2 संकृत अवस्था में होती है। हाइड्रोक्सिल समूह की ऑक्सीजन sp3 संकृत अवस्था में मानी जाती है, परंतु यहाँ पर sp2 संकृत अवस्था जो है वो प्रेजेंट होती है। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन सभी sp2 संकृत अवस्था में होने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना समतल्य होती है। अब इसका अणु कक्षक चित्र यदि हम देखें तो कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो sp2 संकृत अवस्था में प्रेजेंट है और sp2 संकृत अवस्था में होने के कारण ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के तीनों sp2 संकृत कक्षक भी
sp2 संकृत अवस्था में होने के कारण समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में है। और हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन जो है उसका कार्बन भी ऑक्सीजन भी जो है हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन भी sp2 संकृत अवस्था में होने के कारण समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में तीनों sp2 संकृत कक्षक व्यवस्थित होते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन तथा कार्बन जो है वो sp2 संकृत अवस्था में है और सभी sp2 संकृत कक्षक समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित है। कार्बन का जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के sp2 ऑर्बिटल के साथ में, दोनों ऑक्सीजन एक एक ऑक्सीजन जो है उनके एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में अक्षीय अतिव्यापन एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि कार्बन का जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कार्बन अथवा अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ में सिग्मा बंधन निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है। इस कार्बन पर एक असंकृत p कक्षक प्रेजेंट होता है जो कि तल के लंबवत पाया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो तीनों ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में होते हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के साथ सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है। यहाँ भी बाकी जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन का है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है। जबकि तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस पे एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो असंकृत p कक्षक है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन पे। इसमें से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे पाया जाता है, जबकि दूसरा जो है वो तल के लंबवत उपस्थित असंकृत p कक्षक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। इसमें यदि हम बात करें जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन में भी जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें भी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल इसमें से एक ऑर्बिटल हम जैसे कि देखा कि कार्बन के साथ में सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त हो गया, लेकिन अभी भी दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनमें आप देखेंगे कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें असंकृत p कक्षक जो तल के लंबवत होता है वो तल खाली पाया जाता है। अब कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित असंकृत p कक्षक तथा कार्बन के ऊपर उपस्थित असंकृत p कक्षक के मध्य समपार्श्वीय व्यापन होता है और समपार्श्वीय व्यापन के परिणाम स्वरूप पाई बंध का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कार्बोनाइल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर यहाँ पे दर्शाया गया। अब यहाँ पे दो प्रकार के पाई बंधों का निर्माण की संभावना के कारण तीन यहाँ पे जो संरचनाएं हैं चार इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकरण को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे विस्थानीकरण जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। कार्बोनाइल ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल जो ऑक्सीजन है उसके हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बीच में डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन के परिणाम से दो अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे प्राप्त होती है। तो एक जो अनुनादी संरचना है उसमें चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेकंड जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है उसमें चार्ज सेपरेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आवेश तो दो अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही है जिसमें चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज स्टेबल, और जिसमें चार्ज सेपरेशन है वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। भौतिक गुणधर्म सबसे पहले हम बात करते हैं विलयता की। कार्बोक्सिलिक यौगिकों में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह ध्रुवीय होता है, अतः 5 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। कार्बोक्सिलिक यौगिकों में जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनता है, इस कारण से विलयता अधिक होती है जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में घिरा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बंध के सामर्थ्य में कमी आती है तथा कार्बोक्सिलिक यौगिकों के उच्चतर सदस्य जो है जल में अविलय पाए जाते हैं।
कार्बनिक विलायकों में सभी कार्बोक्सिलिक यौगिक घुलनशील होते हैं। सभी कार्बोक्सिलिक यौगिक जो है वो ऑर्गेनिक जो आपके सॉल्वेंट है उनमें सॉल्युबल पाए जाते हैं। गलनांक क्वथनांक, यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उनके अणुभार पर निर्भर करते हैं। समान अणुभार वाले अल्कोहल, कार्बोनिल यौगिक तथा एल्केनों की तुलना में कार्बोक्सिलिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध सामर्थ्य अधिक होने के कारण अंतर आणविक क्रियाएं अत्यधिक सामर्थ्य की होती है, अतः एसिटिक एसिड जैसे यौगिक प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण एक चक्रीय द्विलक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड को दिखाया गया है, प्रोपेनॉल को दिखाया गया है, प्रोपेनॉल्डिहाइड को दिखाया गया और ब्यूटीन, सबका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है 60 है मॉलिक्यूलर वेट सभी का। अणुभार 60 है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका क्रम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में आप देखेंगे एसिटिक एसिड का जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है और प्रबल अंतराण्विक क्रियाओं के कारण इनमें अणुओं का बीच का जो बंध तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से गलनांक क्वथनांक जो है वो उच्च हो जाते हैं। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक डाइमर का निर्माण करता है। इस डाइमर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दर्शाया है। वाष्प अवस्था में भी कार्बोक्सिलिक यौगिक जैसे कि एसिटिक एसिड की हम बात कर रहे हैं द्विलक के रूप में पाया जाता है। इसी कारण वाष्प दाब वेपर प्रेशर मेथड से जब हम इसका अणुभार जब ज्ञात करते हैं तो इसका अणुभार 60 होना चाहिए, लेकिन हमें 120 प्राप्त होता है क्योंकि ये एक डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, एक द्विलक के रूप में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक यौगिकों की अम्लीयता, कार्बोक्सिलिक यौगिकों की अम्लीयता के बारे में हम बात करेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि HCl एक वेरी वेल नॉन मिनरल एसिड है, खनिज अम्ल है जिसका सामर्थ्य अत्यधिक होता है क्योंकि जल में इनके अणु पूर्ण आयनन द्वारा H+ आयन की सांद्रता अत्यधिक हो जाती है, तब विलयन में pH जो है वो 0 से भी कम होती है, यानी कि प्रबल अम्ल है। pH यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे 0 से भी कम यहाँ पे पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य खनिज अम्लों की तुलना में कम होता है, अर्थात ये दुर्बल अम्ल होते हैं। जलीय विलयन में इनका पूर्ण आयनन हो पाता है, नहीं हो पाता, अतः विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। इसके एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, इस कारण से इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, H+ आयन की सांद्रता कम है, इस कारण से इनका जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कम है, यानी कि pH ज़्यादा होगी। अल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य अत्यधिक होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रोटॉन के निष्कासन के पश्चात बना कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बना, कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसमें 2 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, और जबकि अल्कोहल में प्रोटॉन के निष्कासन के बाद बना अल्कोक्साइड आयन जो है अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं करता। हम देखेंगे कि फिनॉल भी जो है वो प्रोटॉन एलिमिनेशन के बाद में फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है और 5 अनुनादी संरचनाएं वो दर्शाता है। अब हम कंपेयर करें फिनॉल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में पाया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन के बाद निकलने के कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं, देखिए अल्कोक्साइड जो है अल्कोहल प्रोटॉन एलिमिनेशन के बाद में अल्कोक्साइड आयन बनाता है और ये अल्कोक्साइड आयन जो है उसमें किसी तरह की कोई अनुनादी संरचनाएँ प्राप्त नहीं हो रही। फिनॉक्साइड आयन के अंदर 5 अनुनादी संरचनाएँ प्राप्त होती है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर 2 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य जो है केवल 2 अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल की तुलना में ज़्यादा होता है। अल्कोक्साइड का कम है क्योंकि कोई अनुनादी संरचना प्राप्त नहीं होती, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसकी अनुनादी संरचनाएँ 2 है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएँ 5 है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसका अम्लीय सामर्थ्य, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होता है, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयंस का जो स्थायित्व है वो फिनॉक्साइड की तुलना में ज़्यादा है। तो इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें
ये इक्विवेलेंट है, तुल्य है। ये एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में भी एक ऑक्सीजन कार्बोनाल कार्बन ऑक्सीजन के रूप में प्रेजेंट है, जबकि दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यानी कि दोनों संरचनाएं जो है इक्विवेलेंट है, तुल्य है। और तुल्य अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व उच्च होता है। इस कारण से कार्बोक्सिलेट आयन, जबकि आप देखिए फिनॉक्साइड के अंदर आप देखिए अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर है, और इन 5 अनुनादी संरचनाओं में 2 अनुनादी संरचनाओं के अंदर ऑक्सीजन, अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उपस्थित है, जबकि आप यहाँ देखेंगे कि बाकी के अंदर कार्बन के ऊपर भी ऋणावेश उपस्थित है। तो और ये संरचनाएं इक्विवेलेंट नहीं है, तुल्य नहीं है, और इस कारण से आप देखेंगे कि ये इन अनुनादी संरचनाओं का जो स्थायित्व होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाओं की तुलना में कम होता है। तो फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना में कम विद्युत ऋणात्मक कार्बन पर ऋणावेश उपस्थित है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में सब दोनों संरचनाओं में केवल अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन पर ही ऋणावेश उपस्थित है। इसके साथ ही साथ कार्बोक्सिलेट आयन की दोनों अनुनादी संरचनाएं तुल्य होती है, जबकि फिनॉक्साइड आयन की सभी अनुनादी संरचनाएं तुल्य नहीं होती। तो इस विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनाद ऊर्जा फिनॉक्साइड आयन की अनुनाद ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण अधिक होता है, और अधिक स्थायी कार्बोक्सिलेट आयन के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आसानी से प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, त्यागता है, और आसानी से वो जो है वो अम्लीय सामर्थ्य को दर्शाता है। इसी कारण से इसका अम्लीय सामर्थ्य उच्च होता है। थैंक यू वेरी मच।